और स्टैंडिंग वेव मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली आपको समझाने की कि वो दिखती कैसे है। मे बी पॉसिबल ये जो स्ट्रिंग है ना, यदि ये दोनों तरफ से क्लैंप है तो मतलब बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको इस तरीके से दिखने लग जाए। हो सकता है आपको रस्सी में दो सेगमेंट मिले, एक दो, है ना, दो सेगमेंट मतलब ये नोड नोड नोड। ठीक है, आज की क्लास आपको समझ में ही तब आएगी जब आपके पीछे के बैक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो आप सोचे कि डायरेक्ट हम ये समझ जाए, संभव ही नहीं। स्टैंडिंग वेव या तो ऐसे दिखेगी या फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे दिखेगी। यानी गौर से देखना, पहले भी यही समझो, स्टैंडिंग वेव में ये सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव सेगमेंट के अपोजिट फेज में। ये पोर्शन ऊपर तो ये नीचे है, और ये वाला ऊपर है ना। ठीक है, फिर उसके बाद रस्सी, ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा रस्सी का, ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, तो ये ठीक है ना। तो रस्सी में ये पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती है, ये स्टैंडिंग वेव होती है। स्टैंडिंग वेव में कुछ डेफिनेट पैटर्न ही एक्साइट होते हैं। ठीक है, अब आइए, अब एक अच्छी बात, यदि मान लो आप सिर्फ मैथ के स्टूडेंट हो, है ना, और आप कल की क्लास मिस कर गए, आप यदि ये वाली क्लास मिस कर गए और आप सिर्फ मैथ के स्टूडेंट हो, और मैथ में यदि पकड़ स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपके लिए अभी भी एक सुनहरा अवसर है कि आप फिर भी समझ सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस क्लास को मत देखिए, ठीक है। लेकिन चलिए सपोज करो आपसे एक क्लास मिस होती, और बात करते हैं शुरू से करके, एक रस्सी है एल लेंथ की, एल लेंथ की एक रस्सी है जो दोनों तरफ से फिजिकली क्लैम्प है। अब क्योंकि दोनों तरफ से फिजिकली क्लैम्प है, तो ये तो क्या हो गया, बीच में कहीं भी नोड बने, पर यहाँ एंड पर तो नोड ही होंगे। ठीक है, चलिए माना मैंने इसको x इक्वल टू, इसको x एक्सिस मान लिया, इसको x एक्सिस मान लिया, और इसको ओरिजिन मान लिया, इसको ओरिजिन ये और इसको y एक्सिस मान लिया। ठीक है, मैंने कहा ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, फिर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा l, क्योंकि रस्सी की लेंथ है l। जैसे रस्सी 20 सेंटीमीटर की लेंथ हुई, इस पॉइंट का x की वैल्यू होगी 20, ये रस्सी है l लेंथ की। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म जब दिया है, यू के झटका देते, ठीक है, और एक वेव वहां गई और एक वहां से रिफ्लेक्ट की गई। अच्छा, स्टैंडिंग वेव में एक यू जाती है और एक रिफ्लेक्ट हो जाती है, तभी तो वो दो वेव सुपर इम्पोज करती है। स्टैंडिंग वेव तब जनरेट होती है जब दो एक जैसी वेव, स्टैंडिंग वेव पैदा ही तब होती है। एक्चुअली स्टैंडिंग वेव रिजल्टेंट इंपैक्ट होता है, रिजल्टेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए माना मैंने यहां से एक वेव भेजी, इसको मान लेते हैं वाई आई, इंसिडेंट वेव। तो बताना इंसिडेंट वेव की कोई इक्वेशन लाइट कर लीजिए। माना मैंने इक्वेशन लाइट कर ली, आर जो भी इसका एम्पलीट्यूड होगा, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मैंने इक्वेशन लाइट कर ली इंसिडेंट वेव की ऐसे जाने वाली। अब गौर से देखो, मैंने किन चीजों का ध्यान रखा है, मैंने ये ध्यान रखा है जो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की होती है उसका ये दोनों टर्म अपोजिट साइड के होते हैं। अच्छा, यहाँ आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आप यहाँ साइन की जगह कॉस लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्टॉप वॉच कब स्टार्ट हुई है। साइन लिख सकते हो, कॉस लिख सकते हो, ठीक है, ये आगे हो सकता है, ये पीछे हो सकता है। लेकिन यदि आपने लेट किया है कि माना हम भाई यही मान रहे हैं, तो देन जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, जो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये जो रिफ्लेक्ट होगी यहां से, ठीक है, ये अब ये इसको बोल दिया मैंने वाई आर। तो यदि मेरी पिछली थ्योरीज आपको याद हो, ठीक है, तो आपको बताया था ये रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है, और रिजिड बाउंड्री से जब कोई रिफ्लेक्शन होता है, यदि ये कोई वेव आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे पलट के आती है, इसके मैंने शॉर्ट्स भी भेजे थे, ठीक है। तो इस वेव का फेज पाई पलट जाता है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो, उसमें हमको दो चेंज दिखाने हैं। एक तो यहाँ फेज में जो भी ये फेज होगा उसमें पाई चेंज कर देंगे, ठीक है, फेज पलट जाएगा। दूसरा हमें इस बात का भी ध्यान देना है, अब ये ओमेगा टी माइनस टी यहाँ प्लस एडजस्ट करना है, रीजन ये वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, तो ये है हमारी दो वेव, ये हमारी दो वेव है। अब इसको आप सिंपलीफाई करके लिख लीजिए, वाई आर को, वाई आर को यदि सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन पाई प्लस थीटा, इसमें पूरे को थीटा को माइनस साइन थीटा माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हमारी इंसिडेंट वेव है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अब आज हमारे सिलेबस में ना केवल यही टॉपिक है कि वेयर स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड टू वन, मतलब बोथ एंड। ऐसी भी होती है रस्सी की एक तरफ से खुली हुई है, एक तरफ से एक मिनट, मतलब एक तरफ से क्लैम्प हो, एक तरफ से क्लैम्प हो और एक तरफ से ओपन। वो मिलनी थी स्टिक, लेकिन जो मैंने स्टिक दिखाई थी वो एक तरफ से मैंने पकड़ रखी थी, लेकिन एक तरफ से ओपन थी वो, मतलब ये वाला सर आपको हिल सकता है, याद आ रहा है, मेरे को दिख नहीं रही,
एक ही लगी थी, चलो कोई नहीं मिलती, लेकिन जो थे जिन्होंने देखा होगा वो ऐसी भी स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ो जो सिलेबस में वही पढ़ते हैं उसमें। हाँ अब देखिए ये बाई आई की उम्मीद करो समझ में आ गया। अब आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी अकॉर्डिंग टू सुपर, ये कैपिटल आ रहा है रिजल्टेंट वेव है ना, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिजल्टेंट वेव इन दोनों का सुपर इंपोजिशन होगी बाई आई प्लस बाई आर। चलिए इंसिडेंट वेव जोड़ो मगर फेज को ध्यान में रखिए, खाली आर आर उनके एम्पलीट्यूड नहीं जोड़ेंगे, पूरा फेज लेना है। बाई आई क्या है हमारी आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो मैंने लिख दी प्लस, अब ये वाले लिख दीजिए, और ये माइनस इस प्लस की प्लस की कर देगा, इसको माइनस की कर दीजिए, माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मैंने कहा ना आपकी मैथ अच्छी है तो आज की क्लास कंफर्टेबल हो जाएगी आपकी। बताइए आर बाहर आ जाएगा तो मैं इसमें से आर बाहर ले रहा हूँ, ये आर वैसे मैंने बाहर कर दिया ना। अब ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी या साइन ए माइनस साइन बी, जैसे भी याद किया है आपने, ठीक है। तो बताइए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं ये यूज करने जा रहा हूँ, साइन क्या बनना है ए माइनस साइन बी। हम में से कई लोग जिनके पास मैथ होगी वो जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो बेटा यहाँ इसमें अभी मदद नहीं कर रहा, 2 cos a plus by 2 और साइन a माइनस बी बाई 2, ये होता है साइन a माइनस बी कोई c माइनस बी करके पढ़ता है, यदि एक प्लस साइन ए हो एक प्लस साइन बी हो, इसको हटाकर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos इन दोनों का हम इनटू, ये इनटू है साइन a माइनस बी बाई 2। तो चलिए बेटा इसको इस नजर से देखिए, इतने पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे एंगल को ब्रैकेट को a, इस पूरे एंगल को ब्रैकेट को b मानिए, तो r, हाँ अब इतने को बोलते हैं 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी a प्लस a। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो kx कट जाएगा, तो 2 ओमेगा t अपॉन 2, ठीक है, 2 से फिर 2 भी कट जाएगा, ये वाला टर्म हो रहा है मैंने इनटू साइन a माइनस b बाई 2। अब इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस 2 kx आएगा अपॉन 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट वेव आई, अच्छा रिजल्टेंट वेव जो आई वो आ रही है 2 पहले लिख लूं, r यहां लिख दूं, ठीक है, 2 cos, चलो अभी एक मिनट, r 2 cos ओमेगा t क्योंकि 2 कट गया, साइन माइनस के एक्स बाहर आ जाएगा तो माइनस के एक्स, इज इट ओके। ये माइनस इसकी वजह से आ गया क्योंकि साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आता है, केवल कॉस और सेक में बाहर नहीं आता है। अब देखिए मैं इसे मिटा के ऊपर लिख दूं, अच्छा एक मिनट के लिए, तो आपकी जो रिजल्टेंट वेव आई है थोड़ा और एडजस्ट करते हैं, माइनस पहले लिख दिया, 2 ये लिख दिया, r ये लिख दिया, साइन के एक्स पहले लिख देता हूं, साइन के एक्स cos ओमेगा t, ये हमारी रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन ये है, ये कैसे बनी है रिजल्टेंट, इसको जोड़ को इसको यूज करके हमारी वाई आई वाई आर कौन से देखना, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का केस सेम है, बस ये अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही है। जब तो ऐसी वेव सुपर इंपोज करेंगी तो पक्का रिजल्टेंट कुछ इस टाइप का बनेगा। अब आप इस इक्वेशन को गौर से ध्यान, इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसके फंक्शन में ओमेगा टी और केएक्स लीनियर कॉम्बिनेशन में आते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में ओमेगा टी और केएक्स प्लस, सॉरी ये तो माइनस है कि प्लस, ब्रैकेट में इस अंदाज में आते हैं, लेकिन यहाँ तो केएक्स और ओमेगा टी का तो अलग हो गया, केएक्स अलग हो गया, ओमेगा टी अलग हो गया, ओमेगा टी अलग कौन सा साइन आ रहा है, केएक्स साइन के साथ आ रहा है, पहली बात है सेपरेट हो चुके हैं। तो आपके दिमाग में ये तो तय हो गई ना कि ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन जो हमने डेराइव करी थी वो इस शेप में आई थी, यहाँ साइन की जगह कॉस आना अलाउड था, साइन की जगह कॉस आना अलाउड था, साथ में कुछ फेज आना भी अलाउड था, जैसे ये फेज आ रहा है वो अलाउड था, लेकिन इनका सेपरेट होना अलाउड नहीं था, जो कि ये सेपरेट हो गए। तो पहली बात तो ये कि ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन मतलब ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है ही नहीं है। जैसे y बराबर mx प्लस c होगी तभी तो उसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलेंगे, इस टोन में होगी, ठीक है, लेकिन ये तो कहानी अलग हो गई। चलिए पहले, और दूसरी चीज, ये जो इक्वेशन है ना y
इसमें भी x और t आ रहा है, तो इसका मतलब आप इस फाई आ रही है, एक बार ऐसे फील करिए, रिजल्टेंट में ये भी x और t का ही फंक्शन है, यानी है तो ये वेव फंक्शन, ये है तो वेव फंक्शन, पर ट्रैवलिंग वेव नहीं है। वेव फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी था, वो दोनों खूबसूरती इसमें है कि मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। वेव फंक्शन के लिए ये होना जरूरी था कि y x t x में और t में दोनों पीरियड होना चाहिए। आप मेरी प्रीवियस क्लास में जाके देखना, यदि y x t x की जगह लैम्डा डाल दो तब भी वही वैल्यू रिपीट हो, तो वेव फंक्शन है। आप करके देख लेना, x की जगह लैम्डा वही रिपीट हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अच्छे बच्चों के लिए छोड़ रहा हूँ ये काम, ठीक। y x t एक चीज और होनी चाहिए, x t plus t, ये दोनों खूबसूरती इसमें मौजूद है। मेरी तो देखी हुई है, आप अपने आप देखिए, यानी ये है तो वेव फंक्शन, लेकिन ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ट्रैवलिंग वेव नहीं है। अब एक और चीज आपको बता दूं, यहां आप एक चीज देख लेना, kx अलग सेपरेट हो गया, ओमेगा t अलग सेपरेट हो गया, इनका तलाक कर दिया। हाँ, यहाँ पे आपको एक छूट ये मिलेगी, हो सकता है यहाँ पे साइन नहीं आती, कॉस आ रहा हो, दोनों कॉस हो, दोनों साइन हो, ये कॉस हो, ये साइन हो, तो इसलिए हो सकता है क्योंकि गौर से सुनो, हमने यहाँ ये लेट किया है ना, ये साइन है, हो सकता है ये साइन ना मान के हम कॉस मान लें, फिर ये भी कॉस हो जाएगा, तो फिर ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे ना, कॉस सी माइनस कॉस डी इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा। एक इक्वेशन साइन हो, एक इक्वेशन हो सकता है कॉस हो, है ना, पाई बाय 2 का फेज रिफ्लेक्शन से भी आ सकती है, एक साइन हो एक कॉस हो, तो इसलिए इस बात पे मत टेंशन लेना कि kx में साइन आना चाहिए और ओमेगा टी में कॉस आना चाहिए। हाँ, ये जरूर है kx और ओमेगा टी सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो पहले तो स्टैंडिंग वेव दिखती कैसी है वो देख लीजिए, स्टैंडिंग वेव दिखती कैसे है झलक, और ट्रैवलिंग वेव कैसी दिखती है, ये देखिए उसका सैंपल दिखा, सैंपल है ये। ट्रैवलिंग वेव दिखेगी तो ओमेगा टी kx लीनियर कॉम्बिनेशन दिखेगी, स्टैंडिंग वेव दिखेगी तो ये। और अभी मैंने कहा आपकी यदि मैथ मजबूत है तो आपके दिल और दिमाग दोनों को मजबूत कर दूंगा ये मानने के लिए कि वाकई ये ऐसी वेव बनेगी। यदि मान लो आपने कल की क्लास मिस कर दी है, अच्छा ये इनकी इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है, इनकी ये ध्यान रखो, ठीक है। और अभी समझाता हूँ कैसे यदि कम कम, लेकिन फिलहाल प्योर जो मैथमेटिकल पार्ट है वो समझ में आना जरूरी था, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस सबको मिटा के एक मतलब की बात लिखने जा रहा हूं, ठीक है, मतलब की बात है, ये मैंने हमारी जो रिजल्टेंट है y, ये y कैपिटल आर में रिजल्टेंट के लिए यूज कर रहा हूं, और स्मॉल आर रिफ्लेक्टेड के लिए, ये भी x और t का फंक्शन, क्योंकि कौन सा देखो -2r sin kx cos ओमेगा t, इसमें x और t दोनों आ रहे हैं। अब आप इस इक्वेशन का यदि पोस्टमार्टम करोगे, यदि इसको और अच्छे से समझना है तो आपको चलिए मदद करता इससे खेल खेलेंगे अब, ताकि ये दिमाग में हिट हो कि इसमें ये कहानी छुपी हुई है। पहली बार जब हम सिंपली एसएचएम पढ़ रहे थे पिछला एक्स चैप्टर, तो बता ना, मान लो कोई बंदा यूं ऑसिलेट कर रहा है, तो इक्वेशन आती थी आर sin ओमेगा टी, आर cos ओमेगा टी, माना दिखाना जिस टाइप की वेव इक्वेशन आती थी। आप इसे यदि गौर से देखोगे, ट्रैवलिंग वेव का कॉन्सेप्ट तो हो चुका है, ट्रैवलिंग वेव तो है ही नहीं, kx और ओमेगा टी तो सेपरेट हो गए, लेकिन गौर से देखो ये इससे तो मैच कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऑर्डिनरी ऑसिलेटिंग इक्वेशन है ना, क्योंकि खाली cos ओमेगा टी रहेगा, cos ओमेगा टी। अब sin और cos के बगल में जो लगा रहता था भाई, sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी के बगल में जो लगा रहता था वो एम्पलीट्यूड होता था, तो गौर से देखो cos ओमेगा टी के बगल में ये लगा है, ये दिस इज एम्पलीट्यूड, यानी ये जो इतना हिस्सा है ना, ये इतना जो हिस्सा है ये एम्पलीट्यूड टर्म है जो ब्रैकेट में है। अच्छा ध्यान रखो, जब हम पढ़ते थे तो माइनस आर साइन ओमेगा टी भी होता था, तो माइनस नहीं, एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव वाला पार्ट होता था, जो वैल्यू वाला पार्ट होता था ना, साइन ओमेगा टी के बगल में जो लगता था एम्पलीट्यूड होता था। आज cos ओमेगा टी के बगल में, ठीक है, cos ओमेगा टी के बगल में जो पॉजिटिव वाला पार्ट आता है ये तो हो गया एम्पलीट्यूड टर्म, और ये वाला हो गया हमारा ये फ्रीक्वेंसी टर्म, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद है। आप इसको ऐसे मानो कि मैंने आपको ऐसी कोई इक्वेशन लिख के दे दी। अब आप एक चीज नोटिस करना, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा आर, और हियर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, अलग से लिख भी दूं, हियर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 2r sin kx, मतलब यहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आता था, जैसे सपोज तो इक्वेशन मैंने लिख दी y -5 cos ओमेगा t, तो बताइए एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ 5, एम्पलीट्यूड कितना है 5 इज कांस्टेंट,
लेकिन यदि इक्वेशन ये तो आपके सामने ऐसी इक्वेशन होगी, बताना इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5x। इट मींस यहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और यहां एम्पलीट्यूड x पर डिपेंड है, एम्पलीट्यूड x पर डिपेंड है। यहां गौर से देखो, इसका जो एम्पलीट्यूड टर्म आ रहा है 2r sin kx 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 ये x पर डिपेंड है। इसका मतलब ये इक्वेशन, मैंने कहा ना आपकी यदि मैथ अच्छी है, गिद्ध की नजर है, तो आप तो देखते पहचान जाओगे। इसका मतलब आप ये पहचानिए, ये इक्वेशन हमसे चीख चीख के कहना चाहिए कि मैं एक ऐसी इक्वेशन हूं, मैं एक ऐसी इक्वेशन हूं जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, जिसका एम्पलीट्यूड x पर डिपेंड करेगा। और याद करिए, यदि यही स्प्रिंग है ना, और इसको दिखा दूं तो सबका एम्पलीट्यूड एक सा या अलग अलग है, बताओ। जो स्टैंडिंग वेव होती है उनमें एम्पलीट्यूड सबका एक सा होता है या अलग अलग होता है, जल्दी टाइप करो। सबका एम्पलीट्यूड एक सा होता है या वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है, एक सा होता है, जल्दी टाइप करिए। जो स्टैंडिंग वेव होती है, जी हाँ, एम्पलीट्यूड अलग अलग ही होता है। देखो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे मैक्सिमम है, ये कितना उछल कूद कर रहा है, एक कम उछल कूद कर रहा है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। जबकि ट्रैवलिंग वेव जो होती है, माना ये ट्रैवलिंग वेव जा रही है ये, तो यदि हम एनर्जी लॉस ना होने, थोड़ी देर के बाद ये एनर्जी आगे बढ़ जाएगी, ये थोड़ी देर के बाद ये एनर्जी आगे बढ़ जाएगी, तो पता ना हर पार्टिकल को बराबर होने का मौका मिलेगा। तो जो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है उसका एम्पलीट्यूड, यदि मान लो मैं आपको सिंपली एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिखता थी r sin ओमेगा t माइनस k, उसमें भी तो एम्पलीट्यूड मात्र r आ रहा था, लेकिन आज जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो है 2r sin kx, जो ये चीख चीख के कह रहा है कि भैया अब की बार एम्पलीट्यूड x पर डिपेंड हो रहा है। तो यानी स्टैंडिंग वेव की एक प्रॉपर्टी थी, यानी ये स्टैंडिंग वेव की एक प्रॉपर्टी थी। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन मात्र ये होती थी, बताइए ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड कैसा, कांस्टेंट, लेकिन जो स्टैंडिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड कैसा आता है, वेरिएबल, क्योंकि x पर डिपेंड है। ये कह रहा है तुम मुझे x दो, मैं तुम्हें एम्पलीट्यूड दूंगा। हम x की वैल्यू डाल के, मतलब जैसे ये वाला x डालो, x की वैल्यू 0 डालो। यदि यहाँ x की वैल्यू 1 है या 1 डाल दीजिए, तो 1 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। 2 डाल दीजिए, यहाँ का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। 3 डाल दीजिए। एनसीईआरटी में एक सवाल भी है, उसके लिए तैयारी भी कर लीजिए। और मुझे इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड निकालना है, इसका, तो इसमें x की जगह l डाल दीजिए। तो होपफुली आप इतना तो समझ गए, ये भी क्लियर हो गई। ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है। ओमेगा टी के x सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है ना। अब देखने वाले की एक नजर और बताता हूं, मजा आएगा आपको। देखिए बता दें, ये इक्वेशन x और t में है ना, ये इक्वेशन x और t में है, तो मुझे x दो, मैं तुम्हें y की वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो अब एक मिनट सुनना, एक एग्जांपल देखते हैं। बताना y x t इक्वल टू है -2r sin kx cos ओमेगा t, ठीक तो है। यदि मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, यानी मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इस पार्टिकल x की वैल्यू 0 डाल दूं, तो मुझे यहाँ एक 0 डालना पड़ेगा। इज इट ओके? क्योंकि यहाँ पर जो x डालोगे वहां ये x डाल। और गौर से देखना, मैंने t की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डाली, सिर्फ x डाला है, यानी मैं इस पॉइंट को डाल दिया, ठीक है। तो अब आप बताइए -2r sin 0 की वैल्यू ये 0 हो गया, 0 cos ओमेगा t। अब आप एक बार बताना, फाइनली ये 0 हो गया ना। एक बार फिर से देखिए, ये यदि मैं 0 डालता हूं, कॉमा t, मैंने x की जगह 0 डाल दिया, यहाँ x था 0 डाल दिया, जिसकी वजह से ये टर्म 0 हो गया। अब आप एक चीज देखिए, मैं जो डायलॉग बोलूंगा वो समझना, यानी जो पार्टिकल ओरिजिन पर है उसका जो वायर लिख सकते हैं, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और हमेशा होगा। क्यों हमेशा होगा? क्योंकि मैंने t की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डाली। सपोज करो मैं t की कोई वैल्यू डाल भी दूं, t यहां पे डाल दो 1 सेकंड, यहां 1, यहां 2 सेकंड, तो यहां 2 सेकंड, यहां 3, तो यहां 3, तो ये 1 2 3 रख के ये इसको थोड़ी नहीं बचा लेंगे। देखो यदि मैं इमेजिन करना y r 0 1 सेकंड डाल दूं, y r 0,2 डाल दूं, y r 0,3, मतलब x की वैल्यू 0 डालो और t की वैल्यू जो इच्छा हो वो डालें, तो यहाँ तो x की वैल्यू 0 डलेगी ना। अब यहाँ 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, तो गौर से देखो, इसमें हम तो डूबेंगे जरा, तो मैं भी ये डूबेंगे। जब ये टर्म ही 0 हो गया, इसकी कोई वैल्यू करेगी क्या? कुछ भी नहीं करेगी। तो क्या मेरा ये डायलॉग समझ में आ रहा है कि 0 यानी ओरिजिन पे जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट
हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टी। मतलब जीरो आ गया ये तो समझना ही है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि जीरो क्यों आ रहा है। लेकिन मैं साथ में जो डायलॉग बोल रहा हूँ कि ये जीरो इस समय पे भी आएगा, ये कोऑर्डिनेट डाल दोगे तो भी आएगा, 0,3 सेकंड डाल दोगे तो भी आएगा, यानी ये टी से बचा नहीं पाएगा। देखो ये डायलॉग समझ में आ गया, यानी जो ओरिजिन पर पार्टिकल है जीरो ऑलवेज, जीरो ऑलवेज, इसका मतलब ये पार्टिकल ऑसिलेट कर ही नहीं रहा, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर ही नहीं रहा। कौन सा वाला पार्टिकल? ये वाला पार्टिकल जो ओरिजिन पर है, जो कोऑर्डिनेट वो रस्सी का वो पॉइंट जो ओरिजिन पर है वो तो हिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने टी कुछ भी डाल के देख लेना, आप आपकी इच्छा है आप टी कुछ भी डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये जीरो ही डालना, तो ये इसको ये वैल्यूज इसको बचा नहीं पाएंगी। इसका मतलब ये नोड है। आपने देखा था ना स्टैंडिंग वेव में कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो परमानेंटली रेस्ट पर होते हैं। अच्छा ट्रैवलिंग वेव में, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ये रही, इसमें y की वैल्यू परमानेंट जीरो ही नहीं आ सकती, आप t और x की वैल्यू बदल बदल के रखना है ना, इसकी वैल्यू जीरो, मतलब यहाँ x जीरो डाल दीजिए। चलिए जैसे ये ट्रैवलिंग वेव है, ये भी x और t का फंक्शन होती है, आप यहाँ 0, t डाल दीजिए, परमानेंट जीरो हो सकता है किसी क्षण पे आ जाए, किसी पल पे आ जाए, क्योंकि जो पार्टिकल एसएचएम करता है वो कभी कभी मीन पोजीशन से भी गुजरता है, तो उस समय तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा, लेकिन जीरो ऑलवेज जीरो ऑलवेज नहीं आ सकता, कब नहीं आ सकता जीरो ऑलवेज। अच्छा मैंने सपोज करो ये जीरो डाल दिया, तो ये इक्वेशन क्या होगी, r sin ओमेगा t रेडियस, क्योंकि मैंने x की जगह तो जीरो डाल दिया। अब बताना क्या t की हर वैल्यू के लिए ये आंसर जीरो आएगा, बताना। मैंने देखो पहले तो x की वैल्यू जीरो डाल दी, x ये तो ये खत्म कर दिया, यानी मैं सिर्फ उस पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो ओरिजिन पे मौजूद है, सिर्फ ओरिजिन पे मौजूद है। अब उसमें इक्वेशन ये रहेगी, अब t की अलग अलग वैल्यू डालना, अलग अलग वैल्यू एंजॉय करना, तो ये जीरो ऑलवेज ये तो नहीं आता, जैसे ये हिट बन गया नहीं मैं तो जीरो घुसता हूं, मैं जीरो ही आऊं। आइए ऐसे ही पॉइंट को नोड बोलते हैं। आइए आपको और मुलाकात कराता हूं, इस स्ट्रिंग में ये इक्वेशन में छुपा हुआ है। आइए एक और दिखाता हूं कि कुछ दूरी पर आके एक और ढीप पार्टिकल मिलेगा। यदि मैं वाई आर, ठीक है, बताइए आपने कल क्या सीखा था, कितनी कितनी दूरी पर ऐसे ढीप पॉइंट मिलते हैं बताओ। यदि ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर, अगला यहां से कितनी दूरी पर, λ/2 दूरी पर, λ/2 दूरी पर, है ना। आपको ऐसे नोड मिलेंगे। मान लो मैंने कल क्या कहा, आपने कल ये फिजिकल एक्सपीरियंस देखना भूल गए, वो वीडियो देखना भी भूल गए, है ना, तो कोई नहीं। अब आ जाइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, बताइए वाई एक्स टी की इक्वेशन क्या है इस समय, -2 r sin kx cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, ओके। चलिए अब मैं x की कोई एक और वैल्यू डाल के दिखा रहा हूं, अब रख रहा हूं मैं λ/2, क्या रख रहा हूं मैं, यानी ओरिजिन से λ/2 दूरी पर, ओरिजिन से, भाई ये हमारा ओरिजिन माना हुआ है ना, ओरिजिन से λ/2 दूरी पर रखे, तो मुझे यहाँ x की जगह क्या रखना है, λ/2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया। अब देखो हमारा k क्या होता है, ये होता है 2π/λ, क्या होता है 2π/λ, और तो हमारा k लैम्डा कितना हो गया 2π, और हमें तो k लैम्डा अपॉन 2 रखना है, ये हो गया पाई, तो k लैम्डा अपॉन 2 कितना हो गया बेटा, इसे मिटाओ फिर, भाई समझ गए ना। पहले देखो यहाँ x था sin kx था, सॉरी, फिर मैंने x की जगह λ/2 रख दिया, x की जगह λ/2 रख दिया, और t में रख ही नहीं रहा हूं, ठीक, t यानी कुछ भी आपको चॉइस दी जा रही है, वो आपकी मर्जी का, और k λ/2 हो गया पाई, तो इसे रख दिया मैंने पाई। अब sin n पाई ही जीरो होता है, sin पाई यहाँ आएगा, sin पाई जीरो, तो अब आप फिर से बताइए -2r इसको जीरो, और मैं जानबूझ के अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप गौर से देखो ये जीरो आ गया, ये पूरे टर्म को खत्म कर देगा। अब तुम ये कुछ भी आता रहे, 10 20 50 कुछ भी आता रहिए, आप बताइए जीरो तो सबको समझ में आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया कि ऑलवेज जीरो ऑलवेज, ये समझ में आया कि ये वैल्यू, ये ऑलवेज का मतलब कुछ भी टी रखना, ऑलवेज का मतलब हर क्षण, हर पल, हर समय टी कुछ भी रखते रहना, आपकी इच्छा है λ/2 1 रख देना, λ/2 2 रख देना, λ/2 3, अरे इससे कैसे बचा लोगे, ये तो जीरो हो चुका ना। तो आप बताइए इस पॉइंट को क्या बोलोगे, ये भी तो नहीं हिल रहा भाई, इसका मतलब रस्सी पर λ/2 दूरी पर
रस्सी पर λ/2 दूरी पर जो पार्टिकल होगा, है ना, λ/2 दूरी पर जो पार्टिकल होगा वो तो रेस्ट पर ही होगा, परमानेंट रेस्ट पर है। वर्ड यूज करिए, ऑलवेज का मतलब परमानेंट रेस्ट पर है, हिल ही नहीं रहा। एक और नोट मिल गया ना आपको, आपने देखा। अच्छा, आप इस जीरो के बाद, मैंने जीरो के बाद अगली वैल्यू रखी λ/2, आप इनके बीच में कोई और रख के देखना, किसी और जगह नोट नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन नहीं जनरेट होगी, ऑलवेज जीरो, है ना। तो एक तो जीरो पे नोट मिला, एक λ/2 पर, एक और चेक कर लेते हैं, एक बार लैम्डा डाल के देखें, यानी फिर λ/2 दूरी पर एक बार और चेक करके देखें। तो चलिए फिर से एक बार और चेक करते हैं। हमारी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या है भाई, -2r sin kx cos ओमेगा t। फिलहाल तो यही है, तुम मुझे x दो, मैं तुम्हें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दूंगा। अब मैं x की जगह रख रहा हूं लैम्डा, ठीक है, यानी जीरो रख दिया, λ/2 रख दिया, अब लैम्डा रख रहा हूं, यानी इससे λ/2 दूरी पर ऑर्बिट। तो यहाँ x की जगह लैम्डा रख दो। अब बताना k = 2 पाई लैम्डा होता है, तो k लैम्डा हो गया 2 पाई, ये तो k लैम्डा है, इसकी जगह 2 पाई लिख दो। और sin n पाई ही जीरो होता है बेटा, तो ये फिर जीरो हो गया, और फिर देखो ये जीरो और ये cos ओमेगा t, तो इसका मतलब ये आंसर जीरो हमेशा आने वाला है। तो बताइए इस पॉइंट के बारे में आपका क्या कमेंट है, यानी ये भी नोड है, क्योंकि ये भी तो नहीं हिल रहा किसी भी समय। यानी जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो अपने दिमाग में एक छवि बनाई, अच्छा स्ट्रिंग में हर λ/2 दूरी पर कुछ ऐसे ढीठ पॉइंट मिलेंगे जो हिलेंगे ही नहीं। हो आपको ये समझ में आया या नहीं आया, पहले आपको दिखने लगा ना कि ये इक्वेशन हमसे अपने आप ही सब कुछ बता रही है। इसने कितनी सारी बात बता दी, ट्रैवलिंग वेव नहीं है, इसने ये बता दिया कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड एक्स पर डिपेंडेंट है, इसने ये बता दिया कि मैं ऐसी इक्वेशन हूं, मैं एक ऐसी इक्वेशन हूं, यदि मुझको यूज करोगे तो हर λ/2 दूरी पर पार्टिकल आपको रेस्ट में मिलेगा, परमानेंट रेस्ट पर। चलिए अब यहां से हम एक जनरल कॉन्सेप्ट भी डिजाइन, हम ये कॉन्सेप्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, तो पहले तो मैं ऐसे बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसे करके हमको हर λ/2 दूरी पर, हर λ/2 दूरी पर, हर λ/2 दूरी पर वो नोड मिलेंगे। अब बताना हम श्योर है ना, ये मैंने वाई आर, अच्छा बताइए एम्पलीट्यूड हमारा या वाई आर एक्स t कितना है हमारा, -2r sin kx, दोबारा से वही इक्वेशन ऊपर से चेंज की। अब बताइए, क्योंकि ये वाला पॉइंट फिजिकली इक्विवेलेंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, रस्सी, जहां रस्सी यहाँ शुरू हो रही है यहाँ एंड हो रही है, जहां रस्सी एंड हो रही है उसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो। रस्सी के एंड वाले पॉइंट का एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एल, कैपिटल एल। और हमें पता है वहां नोड ही बनेगा, वहां नोड ही बनेगा। क्यों बोल रहे हैं वैसे, बिकॉज दैट पॉइंट इज फिजिकली क्लैम्प्ड, उसके नसीब में ऑसिलेट करना नहीं मिला। तो यानी आप मुझे बताइए, यदि मैं यहाँ एल लिख दूं, एल, तो यहाँ पे मुझे एल लिखना पड़ेगा, और हम श्योर है कि ये जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, समझ में आई या नहीं आई। ये जीरो क्यों होगा, व्हाई वी आर श्योर कि एल लेंथ पर जो पार्टिकल होगा उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये हम कोई गट फीलिंग से नहीं कह रहे, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दैट पॉइंट इज फिजिकली क्लैम्प्ड, वो तो हिल ही नहीं सकता। ओके, और हम ये भी समझ गए अरे ये जीरो इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, परमानेंट रेस्ट पर है, परमानेंट रेस्ट पर है। तो अभी भी बीच में हमने किया ना, इसका मतलब ये दोषी नहीं है, कल्प्रिट ये नहीं है, ये कल्प्रिट है जो जीरो बनाना होगा। इसका मतलब हमारा साइन के एल जीरो हो रहा है, ये है कल्प्रिट, ये है बदतमीज है ना ये। तो साइन के एल, साइन एन पाई, क्योंकि एन पाई वो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना, एन की वैल्यू, एन क्या लेना है हमें 1 2 3, चेक करके देखो, 1 रखूंगा तो साइन पाई जीरो, 2 रखूंगा साइन 2 पाई जीरो, 3 पाई जीरो, 4 पाई जीरो। कंपेयर किया हमने तो के एल हमारा आ गया एन पाई, के एल, के को लिख देता हूं 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू एल एन पाई, पाई से पाई घटा। आइए मैं इसको मिटा के इसको लिख देता हूं, है ना, सिर्फ इसको, ठीक, नोट में जैसा मौजूद है। तो हमारा के एल एन पाई, तो फाइनली 2l, मतलब जो हमारा नोट चल रहा है वो ये चल रहा है 2l अपॉन लैम्डा, 2l अपॉन लैम्डा इक्वल टू n। अब यहाँ पर हम इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से, इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से l का फॉर्मूला बना लो चाहे लैम्डा का, जैसे हम इससे दो सिचुएशन बना सकते हैं। यदि l का फॉर्मूला बनाना है तो l लैम्डा अपॉन 2 बना लीजिए,
और लैम्डा का बनाना है इसको फॉर्मूला, तो 2l/n। अभी बताता हूँ क्या मतलब है। देखिए अब आपको बताता हूँ कि यदि आपने कल यदि ये चीजें नहीं देखी थी तो यही इक्वेशन क्या बता रही है कि आप देखिए n की वैल्यू भी हमने क्या देखी थी, n की वैल्यू 1 2 3 4, डेढ़ ढाई पौने तीन अंतर होगा, ये नहीं होगी, है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से चलिए। यदि मैं पॉसिबिलिटीज देखिए, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि n इक्वल टू 1 हो, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि n इक्वल टू 2 हो, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि n इक्वल टू 3 हो। तो पहले पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी 1 ऐसे समझो, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटीज है ना। पहली पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, है ना। तो बताइए पहली पॉसिबिलिटी n इक्वल टू 1 रखें, तो जब मैं इसमें n इक्वल टू 1 रखूंगा तो n आएगा हमारा, अभी हट रहा हूं, λ/2। इसका मतलब ये है, पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि पूरी लेंथ पर, पूरी एंटायर लेंथ पर, ये पूरी एंटायर लेंथ है, पूरी एंटायर लेंथ पर सिर्फ आधी वेवलेंथ ही जनरेट हुई होगी। पूरी लेंथ पर आधी वेवलेंथ बनानी है, है ना। उधर मत देखना, ये भी पूरी लेंथ आपकी, मैं यहां बना देता हूं, है ना। ये भी आपकी पूरी लेंथ। अब मैं आपसे कहूं इस पूरी लेंथ पर आधी वेवलेंथ बनाइए, तो देखो ये पूरी वेवलेंथ होती है ये, और आधी वेवलेंथ बना दीजिए, ये वाली आधी, तो यानी ये। और हमें ये भी ध्यान रखना ना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर नोड ही बनेंगे। तो देखा, उसने खुद इसने बता दिया इस फॉर्मूले ने कि या तो रस्सी में ऐसी पॉसिबिलिटी बनी होगी कि पूरी लेंथ पर आधी वेवलेंथ एक्साइट होगी। पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी 2 बताना। n की वैल्यू 2 रख दूंगा, n की वैल्यू 2 रख दूं तो n इक्वल टू होता है 2λ/2, 2 से 2 कट गया, यानी ये पता है क्या कह रहे हैं। या फिर ये पॉसिबिलिटी जनरेट होगी ये कि पूरी लेंथ पर पूरी वेवलेंथ एक्साइट होगी, पूरी। अब देखो ये भी हमारी कोई पूरी लेंथ, अब पूरी लेंथ पर एक वेवलेंथ, एक वेवलेंथ ऐसे, ध्यान रखना यहां वाला नोट बनेगी, या ये पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर थोड़ी देर बाद ये हिस्सा नीचे होगा, और ये वाला, ये तो नोड है, ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। देखा आपने, यहाँ पे ये फिगर आ गई, मैथ के थ्रू आ रहा है ये फिगर। ये बता रहा है कि बीच में n की वैल्यू ढेर नहीं हो सकती ना, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 निकली है, अब ढेर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इससे और इसके बीच में और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। आप ये सोचो कि इसमें ढेर वेवलेंथ कौन, मतलब कि 1.2 बाय 5 वेवलेंथ एक्साइट हो जाए, नहीं। या तो पूरी लेंथ पर आधी वेवलेंथ ही एक्साइट होगी, या पूरी लेंथ पर एक वेवलेंथ एक्साइट होगी। और ऐसे ही आप समझ के एक बार और बता देता हूं बस, फिर तो आप समझ ही जाएंगे। सिमिलरली तीसरी पॉसिबिलिटी, अब n की अगली पॉसिबल वैल्यू क्या है 3, तो n इक्वल टू 3λ/2। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब पूरी लेंथ पर डेढ़, ये डेढ़ है बेटा, इसको देख सको तो लैम्डा प्लस λ/2 है ये। इसका मतलब पूरी लेंथ पर देख रहे हो डेढ़ वेवलेंथ एक्सटेंड, ये यानी ये फॉर्मूला बता रहा है कि या तो पूरी रस्सी पर आधी वेवलेंथ, पूरी वेवलेंथ ये डेढ़। अब डेढ़ वेवलेंथ कैसे होगी, 3 सेगमेंट बनेंगे, नहीं एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, फिर क्या होगा थोड़ी देर के बाद ये पूरा हिस्सा नीचे होगा, ये पूरा हिस्सा ऊपर हो जाएगा, ये वाला उसी समय नीचे होगा, और दीज आर नोड्स। तो ये हर λ/2 डिस्टेंस पर नोड्स बनते हैं। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया, आपको मैथ के थ्रू समझ में आया कि नहीं, कि ये चीजें मैथ में भी छुपी हुई थी, हम मैथ के थ्रू भी ये डिराइव कर सकते हैं कि रस्सी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज के साथ एक्साइटमेंट होगा, रस्सी किन किन वैल्यूज के साथ एक्साइटेड होगी स्टैंडिंग वेव। अब आ जाइए इसके बाद, चलिए ये तो हो गया। अच्छा कुछ बुक्स में इसमें ऐसे भी डाल देते हैं λ1 λ2 λ3, वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये लैम्डा और ये लैम्डा एक साथ तो होगा नहीं, ये भी सकते हैं, ठीक है। उसमें ऐसे डाल देते हैं कि हम इसमें λ1 डाल देते हैं, इसको λ2 बोल देते हैं, इसको λ3 बोल देते हैं, λ4, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे यूज करिएगा। अब आते हैं, जब ये था तो आपके पास एक और चीज पता है कि म्यू, चलो एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसको लिख देता हूं और करके, इसको ऐसे लिख देता हूं 2l/n, यहां पर n डाल सकते हो, मैं जो अभी बता रहा था आपको, जैसे पहला वाला पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो यहां 1 डाल देना, यहां 1 डाल देना, यानी पहली पॉसिबिलिटी λ1। अच्छा l पर 1 2 3 नहीं डालना, क्योंकि l तो सबके लिए सेम है,
क्योंकि वही लेंथ यूज कर रहे हैं हम। 2 डालना है तो यहाँ 2 डाल देना, 3 डालना है तो 3, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज कर लेना। अब आते हैं हम एक और चीज जानते हैं कि v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। आपसे कोई ये पूछे कि अच्छा चलो हमने वेवलेंथ निकाल ली, यहाँ से वेवलेंथ, अच्छा इसमें कोई वेवलेंथ पूछे तो वेवलेंथ हो जाएगी 2 बदल लेना, मतलब वेवलेंथ और लेंथ में रिलेशन आ गया आपको। एल से लैम्डा और लैम्डा से एल निकाल सकते हो। वेवलेंथ निकालने को बोले तो वेवलेंथ ही होगी। अब देखिए कौन से वेवलेंथ निकालने को बोले तो एन की वैल्यू 1 रखना। देखो कॉन्सेप्ट यही है, इससे चाहे इस फॉर्मूले को बेस फॉर्मूला बना लो चाहे इसको बेस फॉर्मूला बना लो, किसी को एक को बना लो। अब एन की वैल्यू 1 रखना तो भी तो लैम्डा इक्वल टू 2l आ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए क्या मतलब है, हाँ तो v बराबर न्यू लैम्डा होता है। तो यदि अच्छा इनको अब एक वर्ड और एक डिक्शनरी और जो स्टैंडिंग वेव में यूज होती है, हमने देखा कि जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो कुछ डेफिनेट पैटर्न ही सामने आ सकते हैं, कुछ डेफिनेट पैटर्न में ही रस्सी उछल कूद मचाएगी। आप सोचो कि रस्सी जैसे ये इनके बीच में कोई और पॉसिबिलिटी हो, नहीं मिलेगी और कोई पॉसिबिलिटी। तो रस्सी कुछ डेफिनेट पैटर्न में ही ऑसिलेट कर सकती है। उन डेफिनेट पैटर्न, उन पॉसिबल ऑसिलेशन को नॉर्मल मोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल मोड। ये स्टैंडिंग वेव की अपनी डिक्शनरी है, इनको बोलते हैं नॉर्मल मोड। इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड, फर्स्ट नॉर्मल मोड। किसको बोलते हैं, सेकंड नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड। इसको बोलते हैं थर्ड नॉर्मल मोड। बट ये नॉर्मल मोड का क्या मतलब, इन स्टैंडिंग वेव द स्ट्रिंग कैन एक्साइटेड, या द स्टैंडिंग वेव बनती है तो रस्सी के कुछ ही डेफिनेट पैटर्न में ही सामने दिखेगी, कुछ ही अवतार में दिखेगी। उन अवतारों को नॉर्मल मोड बोलते हैं। या तो ये पॉसिबिलिटी दिखेगी फर्स्ट नॉर्मल मोड, या ये पॉसिबिलिटी दिखेगी सेकंड नॉर्मल मोड, या ये पॉसिबिलिटी दिखेगी इसे थर्ड नॉर्मल मोड बोलते हैं। ओके अब आ जाइए और क्या होता है उसमें। अब आ जाइए ये आपका फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी निकालने का, v बराबर न्यू लैम्डा। यदि आपसे जैसे आपने वेवलेंथ निकाल दी तो आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ये। और nth नॉर्मल मोड में यदि आप जिस मोड में निकालना चाहते हो उस मोड की फ्रीक्वेंसी ये, मतलब आप बताओ ये सब वेवलेंथ सबकी अलग अलग है ना, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप बिना n के पढ़ना चाह रहे हो ये कैसे। एक काम करो, एक मिनट, न्यू इक्वल टू v अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा का फॉर्मूला है 2l अपॉन n। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया nv अपॉन 2l। और जैसे आप ये पढ़ना चाहते हो तो इसमें भी n डाल सकते हो। इसका मतलब ये है n नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी ये होगी। चलो इसको यूज करिए। पता ना इस वाले केस में यदि हमसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछेगी कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा, तुम मुझे n दो मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी दूंगा, तो 1 न्यू 1 यानी फर्स्ट नॉर्मल मोड की v अपॉन 2l, ये इस समय की फ्रीक्वेंसी होगी। आपसे कोई पूछे इसमें फ्रीक्वेंसी निकालो, अब कितनी फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होगा, तो n की जगह 2 रख दीजिए, 2v अपॉन 2l। इस समय कितनी फ्रीक्वेंसी पे 3 डाल देना, 3v अपॉन 2l। अब आप एक चीज और नोटिस करो, ठीक है, v अपॉन 2l, v अपॉन 2l, v अपॉन 2l सब में आ रहा है। और v अपॉन 2l ये जो है, ये जो v अपॉन 2l, क्या मैं इस फॉर्मूले को गौर से देखो ऐसे लिख सकता हूँ 2v1, ऐसे लिख सकता हूँ 2 तो है ही और ये जो है वो न्यू1 है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3v1, तो हो सकता है आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को याद करने का एक चरण और भी है, ऐसे याद कर सकते हो कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी याद करो, पहली वाली पॉसिबल फ्रीक्वेंसी याद कर लो फ्रीक्वेंसी, और दूसरे में ये याद करो कि दूसरा जो नॉर्मल मोड होता है, दूसरी पॉसिबिलिटी जो होती है रस्सी में, उसमें इसकी ट्वाइस फ्रीक्वेंसी होगी, अगले में थ्राइस होगी, अगले में 4 टाइम्स होगी। क्लियर है ना, जैसा नॉर्मल मोड जिस नंबर पे आ रहा होगा उसी n का मल्टीप्लाई कर दो। अब आप गौर से देख लो, जैसे आप एक क्वांटिटी पढ़ देते हैं स्टार्टिंग में, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ठीक। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे हमारे पास जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो एक थी फंडामेंटल क्वांटिटी और एक थी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती थी डेराइव्ड क्वांटिटी, जो फंडामेंटल से बनती थी। अब आप गौर से देखो न्यू1 सब में मौजूद है, न्यू1 सब में मौजूद है, न्यू1 सब में मौजूद है ना, यानी जो सेकंड पॉसिबिलिटी आ रही है, रस्सी यदि इस अंदाज में ऑसिलेट करती है उस केस में फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ न्यू1, अगले में थ्राइस ऑफ न्यू1। इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं।
क्योंकि बाकी सब इसी से डराइव हो रही है। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बाकी सब इसी से डराइव हो रही है, इसलिए इसको फर्स्ट नॉर्मल मोड की बजाय फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, फंडामेंटल मोड। बाकी सबका नंबर तब भी 1 2 3 4 5 होगा, है ना, लेकिन इसको फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल मोड, सवाल आया कि रस्सी फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट कर रही है, ये नहीं, ऐसे ऑसिलेट कर रही है, क्योंकि बाकी सब में फ्रीक्वेंसी आ रही है। अच्छा, कुछ स्टैंडिंग वेव की अपनी पर्सनल डिक्शनरी है। एक और वर्ड बोलता हूं, जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 का, तो हम इसको सेकंड नॉर्मल, सेकंड पॉसिबिलिटी, यानी सेकंड नॉर्मल मोड, सेकंड पॉसिबिलिटी। और जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो, सेकंड हार्मोनिक। जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो, यदि ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं थर्ड हार्मोनिक बोलता इसको, यदि ये 5 का 4 का होता तो इसे फोर्थ हार्मोनिक बोलता। अब जैसे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ये थोड़े से शब्द है फिजिक्स के, अपने डिक्शनरी में डालिए, थर्ड हार्मोनिक। एक और शब्द है, अच्छा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ सबसे ज्यादा मजे में होता है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है, जो पहली ऑर्बिट है, ये पहली ऑर्बिट है लेकिन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है सेकंड ऑर्बिट में, जब वो यहाँ आता है तो हम बोलते हैं एक्साइटेड है ना। तो बताना ऑर्बिट कौन सी है? ये 2। ये कौन सी? इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है तो हम बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट में, है ना। अब गौर से सुनना, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह कि ये फर्स्ट नॉर्मल मोड, सेकंड नॉर्मल मोड, थर्ड नॉर्मल मोड, है ना, फंडामेंटल मोड, और भी नाम, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, एक और नाम और है। फिर से बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे सेकंड ऑर्बिट में। या एक नाम और बोल सकते हैं कि वो अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं क्योंकि पहली बार वो यही एक्साइटेड हुआ। फिर से सुनना, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अब नंबर कंफ्यूज नहीं होने, नो डाउट ऑर्बिट सेकंड है लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऑर्बिट थर्ड है। यदि इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो पता है क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यदि ये डिक्शनरी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है तो कुछ कुछ उससे मिलती जुलती डिक्शनरी एक और है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब जो सेकंड मोड होता है उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बताना? इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। मैं मानता हूं थोड़ी भसड़ हो रही है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ने में सब भसड़ होती है, तब जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखना जब तक यहाँ करता है, बिलीव मी आ जाएगा, दूसरी बार भी समझ में आ जाएगा ये डिक्शनरी। तो ये थी हमारी स्टैंडिंग वेव की थ्योरी, और हमारे सिलेबस में उसी स्टैंडिंग वेव को स्टडी करना है स्ट्रिंग में जो दोनों तरफ से लॉक हो। ठीक है, अभी मैं इसके सवाल कराता हूं, यानी एक मिनट, हल्के फुल्के सवाल है वो देखिए। जैसे पहले मैं एक सस्ता सवाल उठाता हूं, सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15.4। मैं अभी इस थ्योरी को मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, ताकि इससे जो मदद मिल सके वो मदद मिल सके। 15.14 एक्सरसाइज का वो क्या कह रहा है? अ वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। ऐसे स्ट्रेच है नहीं, दो रिजिड सपोर्ट्स में स्ट्रेच है, ठीक, वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड। इसका मतलब वो इशारा देगा ऐसे वाइब्रेट कर, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर विद अ फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्योंकि जब उसने बोला कि फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है उसका मतलब फंडामेंटल, तो ये u1 दी है उसने, शब्दों को पकड़ना है ना। 45 हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी। द मास ऑफ द वायर, वायर का मास दे रखा है, बाकी वो आपका 3.5 10 to the power -2 kg, एंड द लीनियर मास डेंसिटी यानी म्यू 4 into 10 to the power, कहां पड़ा था म्यू? न्यूटन केजी पर मीटर। अच्छा, कभी चीजें भूल जाओ तो यूनिट पे ध्यान दे लिया करो, किलोग्राम पर मीटर। ये म्यू याद दिलाता हूं, जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी ना, √P/μ, ये वो वाला म्यू। इस म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये वो वाला म्यू, ठीक है ना। अब आपको m दे रखा है, आपको म्यू दे रखा है, ठीक है। अब उसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो चीजें पूछी। तो देखो पहले तो ये बताइए
इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। म्यू इक्वल टू एम अपॉन एल होता है, तो यहां से एल निकाल लो, एल हो जाएगा एम अपॉन म्यू। एम कितना है 3.5 10 टू द पावर -2 kg और ये है 4 × 10 टू द पावर -2, क्योंकि दोनों ही ऐसे यूनिट में तो मीटर में निकल जाएगी। तो लेंथ हो गई हमारी 35/40 7/8 मीटर। ये हमारी लेंथ आ गई पूरी रस्सी, ठीक है। इन डाटा से लेंथ आ गई। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, तो गौर से देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/2l, v/2l होता है ना। तो यहां से स्पीड कितनी है मेरे की 2l × u1 2l। अच्छा, यदि आप गलती से ये लगा लें इस केस में, तो ये वाला फॉर्मूला लगता। यदि वो ये बोलता है कि वो सेकंड नॉर्मल मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो स्पीड कुछ और निकलती, लेकिन जब वो बोल रहा है कि वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो हम ये लगाएंगे ना। अब बताइए ये एल निकालना क्यों जरूरी है, सोचिए। 2l की जगह 7/8 और फ्रीक्वेंसी 45, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर है। अब उसके बाद सॉल्व कर लेना, पक्का आंसर आएगा। एक और चीज पूछिए, टेंशन नहीं पाओ। तो अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था ना कि जब कोई रस्सी टाइटली स्ट्रेच्ड हो तो उस रस्सी में v इक्वल टू होता है √T/μ। अब आप बताओ, v आपने यहां से निकाल लिया, म्यू सवाल में दे रखा है, तो t यहां पर मदद कर दूंगा, ये स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इक्वल टू T/μ। t बराबर क्या हो गया म्यू v स्क्वायर। ये काम तो आपका है, आप कर सकते हो। ये सवाल समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बोल भाई, हाँ ठीक, ओके। अब आते हैं थोड़े और सस्ते सस्ते सवाल है, नहीं उनको निपटा के मानेंगे। चलिए, एनसीईआरटी के 2-3 सवाल और स्टैंडिंग पेपर बेस्ड, वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा 15.11 एक्सरसाइज। वो कह रहा है कि y(x2) हमको एक फंक्शन दे रखा है 0.06 sin 2π/3x cos 120πt। ये हमको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। x और y मीटर में है, t सेकंड में है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना वो दे रखी है 1.5 मीटर, मास भी दे रखा है। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन, मतलब जो डाटा और दे रखा है वो जरूरत पड़ने पे मैं लिख लूंगा, क्या ये ट्रैवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है। तो गौर से देखो, देखो इसको ऐसे समझो, ये इसको लिखो कि कुछ भी मतलब कोई वैल्यू लिखो, sin x का कोएफिशिएंट क्या होता है cos 120πt यानी ओमेगा t, क्योंकि जो t का कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा। तो देख के बताओ बेटा मुझे, ये ट्रैवलिंग वेव है क्या? नहीं, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, क्योंकि kx ओमेगा t का तलाक हुआ है, बिल्कुल ठीक भूमिका। ये स्टेशनरी वेव है। क्या पहचाना? क्योंकि अभी तो पहचान गया है कि स्टेशनरी वेव। अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि ये ट्रैवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव, हमने जज कर लिया ये स्टेशनरी वेव है। दूसरा, इंटरप्रेट द वेव एज अ फंक्शन ऑफ टू वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव। मतलब अब ये जो वेव बनी है, पहला क्वेश्चन तो हो गया ये स्टेशनरी वेव, ठीक है, डन, स्टेशनरी वेव डन। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है, जब ये स्टेशनरी वेव है तो इसका मतलब दो वेव सुपरइम्पोज हुई होंगी, एक इधर से आई होगी, एक इधर से आई होगी। वो दो वेव निकाल के बताइए वो कौन सी दो वेव है। तो चलिए बेटा करते हैं, इसमें एक बुद्धि ये लगाएंगे। देखिए हमारे पास, अच्छा एक मिनट कंपेयर करके इतना तो पता चलिए ना कि हमने एक इसकी जगह रख दिया है 0.06 मीटर है, मीटर हो गई, के किसकी जगह रखा है 2π/3 की जगह, और ओमेगा किसकी जगह रखा है 120π की जगह। ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब देखिए हमारा बी क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। अब आप जब ये जज कर चुके हो ये स्टेशनरी वेव है तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेव होगी। इन शॉर्ट क्वेश्चन ये कि इसके दो कंपोनेंट वेव निकालिए जिनका ये रिजल्टेंट है। मतलब क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है कि वो कंपोनेंट वेव निकालिए जिनका ये रिजल्टेंट है, ठीक। तो अब देखिए इसको ऐसे फील करिए कि 2 sin A cos B लिखा है। हाँ, बायो वालों को थोड़ा दिक्कत जरूर होगी, बायो वालों को 2 sin A cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B होता है। अच्छा मैथ वाले भी भूल जाते हैं इसको,
तो मन में साइन प्लस बी का फॉर्मूला बोल दो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर इधर भी साइन ए माइनस बी का बोल दो, फिर वो सेकंड टर्म कट जाएगा, ये बचेगा साइन ए कॉस बी। अब देखिए मैं इस कांसेप्ट का इस्तेमाल इसमें करता हूं, देखेंगे बेटा प्लीज। हमारी जो रिजल्टेंट वेव है एक बार फिर से लिख रहा हूं, क्या लिख रही है, ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये लिख रहा है ना। अब मुझे मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये टर्म डबल हो सके। अब ये बन गया 2 sin a cos b, प्योर मैथ है बेटा। अब इतने हिस्से को देखो, 2 sin a cos b, इतने हिस्से को a इसको b, a by 2 2 sin a cos b, 2 sin a cos b यानी sin a plus b यानी kx plus omega t, है ना, sin a plus b प्लस sin a minus b kx minus omega t। देखना बेटा ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, यानी और इसको सेपरेटली लिख दीजिए, एक मिनट, a by 2 sin kx plus omega t प्लस इस a by 2 को भी वहां ले लीजिए, a by 2 sin kx minus omega t, यानी आप इसको ऐसे समझो, एक वेव ये थी और एक वेव ये, और ये रिजल्ट है, ऐसे समझो ये पूरी एक वेव। अब आप गौर से देखो, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड एक सा, हाँ एक सा, दोनों का k एक सा, दोनों का ओमेगा एक सा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और यही होता है स्टैंडिंग वेव में, यही होता है स्टैंडिंग वेव में, एम्पलीट्यूड एक, और तभी बनती है स्टैंडिंग वेव, बनती भी तभी ही है स्टैंडिंग वेव जब एम्पलीट्यूड एक सा हो, k एक जैसा हो, ओमेगा एक सा हो, यहाँ kx प्लस ओमेगा टी हो, एक में kx माइनस ओमेगा टी हो, जिससे पता चल जाए अपोजिट डायरेक्शन से आगे। तो अब आप बताइए एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना निकला, भूमिका बता चल। कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड a नहीं है, कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड a by 2 है, तो कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0.03, a की होल वैल्यू 0.06 है, 0.06 है, लेकिन जो कंपोनेंट वेव है उनका एम्पलीट्यूड होगा a by 2 यानी 0.03। क्योंकि उसने एक चीज पूछी है, देखो सवाल पढ़ देता हूं, उसने बोला है इंटरप्रेट द वेव एज अ सुपरइम्पोजिशन ऑफ टू वेव, मैंने इंटरप्रेट कर दिया, ऐसे आप दिखा दूं, आप इनमें kx ओमेगा t की वैल्यू लिख देना, मतलब ठीक है, मतलब समझ रहे हो। अच्छा y1 कितना, चलिए y1 कितना निकाला मैं समझाता हूं, a by 2 मैं क्या कहना चाह रहा हूं, sin kx प्लस ओमेगा t ऐसे लिख रहा है ना, तो a by 2 का मतलब हो गया 0.03, अभी समझाता हूं, क्योंकि a को डिवाइडेड बाय 2 मारोगे, sin k की वैल्यू कितनी है 2 पाई by 3 x और 120 पाई t, ये है, ओके ओके। चलिए तो ऐसे ही y1 हो गया, y2 अपने आप लिख लिया, तो ये कह रहा हूं ऐसे लिख के दिखा दूं। अब वो ये कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव, बताइए, सिंपल है, देखो k हमारा 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना, और ओमेगा हमारा 2 पाई न्यू होता है, k हमारा ये रहा 2 पाई बाई 3, तो इस k की जगह 2 पाई बाई 3 लिख दूं, 2 पाई से 2 पाई 3 कर गया, लैम्डा इक्वल टू 3 मीटर, तो सब ऐसा ही लिखना। ओमेगा कितना है हमारा, ओमेगा हमारा 120 पाई है, 120 पाई इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो पाई से पाई 60, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 60 हर्ट्ज। अब स्पीड कैसे निकलेगी, v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू लैम्डा 618 180 मीटर पर सेकंड, यानी जो कंपोनेंट वेव है ना, कंपोनेंट वेव की वेव है, कंपोनेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, कंपोनेंट वेव की स्पीड। और लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन कैसे निकलेगी, टेंशन निकलेगी फिर वही फॉर्मूला, देखिए अब मैं वो डाटा लिख देता हूं जो फॉर्मूला दिया था, देखो सवाल में जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी थी 1.5 मीटर, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और मास दे रखा था 3 × 10⁻⁻² kg, ठीक है। अब टेंशन निकालिए, तो बेटा स्पीड इक्वल टू √T/μ होता है ना, कर लेगी नहीं, बताओ जल्दी बताओ, कर लोगे कि नहीं, कुछ और आगे बताओ हिंट भाई, v आप निकाल चुके, म्यू आप मास पर यूनिट लेंथ से निकाल देना, है ना, या फिर म्यू की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ, लो इंडिविजुअली भी सॉल्व, तो अब आपको टी का निकालना है बस। तो एक तो ये सवाल हुआ, 15.13 देखिए, एक्चुअली 12 कराते चलो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से टिक टिक 1 2 3 4 5, ठीक। अब आ जाइए, वो ये कह रहा है, अब जो 15.12 है वो मिल गया, अरे चलो कोई नहीं, 15.12 वो कह रहा है जो हमने अभी 11th में वेव डिस्क्राइब करी थी, है ना,
आपको कुछ कंसेप्चुअल आंसर देने हैं जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। पहला क्वेश्चन, फॉर द वेव डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 15.11 जो कि स्टेशनरी वेव है, क्या सभी पॉइंट ऑसिलेट सेम फ्रीक्वेंसी से करते हैं? आंसर दो बेटा। क्या सभी पॉइंट, जब ये रहा, क्या सभी पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं? ये तो खैर फंडामेंटल मोड है, फर्स्ट नॉर्मल मोड, सेकंड नॉर्मल, सभी सेम फ्रीक्वेंसी से करते हैं एक्सेप्ट नोड, क्योंकि नोड तो हिलते ही नहीं है, सबका टाइम पीरियड सेम होता है स्टैंडिंग वेव में, है ना? क्या सबका फेज सेम होता है? फेज सेम नहीं होता। फेज होता है एक सेगमेंट के, जैसे एक सेगमेंट में सभी पार्टिकल होगा, इन सबका फेज सेम होगा, सब ऊपर तो सब ऊपर थे, ठीक है? मेरी थ्योरी को पीछे जाकर देखना। अब जैसे किसी में ये वाला नोड जनरेट हुआ है, तो ये यहां से यहां तक के सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे, यहां से यहां तक के सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे, पर ये अपोजिट फेज। तो पूरी एंटायर स्ट्रिंग में सभी पार्टिकल सेम फेज में नहीं होंगे, पर एक सेगमेंट में सभी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं एक्सेप्ट नोड। तीसरा है, क्या सबका एम्पलीट्यूड एक सा होता है? ना, एम्पलीट्यूड तो सेम होता ही नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन, मैं एक मिनट 15.11 की ये लिख देता हूं, देखो बाई एच पी क्या लिखा हुआ है? 0 पॉइंट जो मुझसे मिट गया, 0.06 साइन क्या लिखा है? 2π/3x cos 120 पाई t, यही तो था। अब जो 15.12 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब तो मैं पास्ट में भी दे चुका हूं कि स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टीज होती है। अब एक क्वेश्चन इसने पूछा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पॉइंट इतने दूर फ्रॉम 1 है। अब बताइए, ये तो फ्रीक्वेंसी टर्म है और ये एम्पलीट्यूड टर्म है, ये इतना, तो बताना एम्पलीट्यूड इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 0.06 साइन 2π/3 x, यही तो है। और मैंने आपको आज की थ्योरी में पढ़ाया था कि इस ये जो इक्वेशन होती है इसका एम्पलीट्यूड x पर डिपेंडेंट है। तुम मुझे x दो, मैं तुम्हें एम्पलीट्यूड दूंगा, है ना? एम्पलीट्यूड हर पॉइंट का, देखो इसका एम्पलीट्यूड 0, इसका कुछ, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, तो वो ये पूछ रहा है। देखो ये तो हमारे की नजर में, विधि की नजर में आ जाना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव के सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक सा नहीं होता एम्पलीट्यूड एक सा। अब वो कह रहा है कि जो ये रस्सी है तो ऑरिजिन से 0.375 मीटर की दूरी पर ये जो पार्टिकल है इसका क्या एम्पलीट्यूड रहा होगा? यही है ना क्वेश्चन। 0.0375 मीटर। तो पहले काम करो, इसको 375/1000 लीटर, है ना? 375/25 से काटे, 25 से कम 25, 25 से कम 25 12, सही जा रहा ना? ये 25 14 40, 5 से काट दो, 5 के 15, 3/8 मीटर है ये। इसका मतलब देखो ये एम्पलीट्यूड है इतना हिस्सा, देखो ये इतना हिस्सा एम्पलीट्यूड टर्म है, इतना हिस्सा फ्रीक्वेंसी टर्म है। तुम मुझे x दो, तो अब बताइए जनरल एम्पलीट्यूड है, तो x की जगह x 0 रख दोगे तो 0 की लोकेशन पे एम्पलीट्यूड आ जाएगा, 1 रख दोगे 1 आ जाएगा। तो व्हेन x इक्वल टू, मैं ये वाली वैल्यू डाल रहा हूं 3/8 मीटर, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0.06 sin 2π/3 और x की जगह डाल दीजिए 3/8। 3 से 3 कट गया, 2 से 8 कट गया, तो कितना हो गया? 4। तो 0.06 sin π/4, sin π/4 की वैल्यू 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू आप मदद कर देता हूं, देखो 2/2 लिख सकते हो, 1.414, क्या उल्टा लिख दिया, √2/2, 1.414/2 0.707, इसको मल्टीप्लाई करके देखना आंसर आ जाएगा, करके देखो अभी के अभी 0.707, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? भाव आया नहीं आया? उसने पूछा था एम्पलीट्यूड निकालो उतनी दूरी पर, तो भैया तुम मुझे x दो, मैं तुम्हें एम्पलीट्यूड दे दूंगा, तुमने वो x डाल दिया, स्टैंडिंग में ये आ गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन 15.13 हम आप लोगों को फंक्शन दे रहे हैं, आपको ये बताना है स्टैंडिंग में है या नहीं। y = 2 cos 3x sin 10t, जल्दी बताओ स्टैंडिंग में है या नहीं? जल्दी बताओ, बहुत जल्दी जल्दी होने वाले सवाल है। अब तो ये हाँ है, बिल्कुल है स्टैंडिंग वेव, क्योंकि ऐसे ही पढ़ के आए हैं। दूसरा क्या y = 2 √x - dt, ये स्टैंडिंग वेव छोड़ो, ये वेव फंक्शन ही नहीं है।
हमारी स्टैंडिंग वेव वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी भी मतलब ओबे करती है। तो ये स्टैंडिंग वेव तो छोड़ो, ये ऑर्डिनरी वेव भी नहीं है। तीसरा है सी, y बराबर देखना 3 sin 5x माइनस 0.5 प्लस एक वेव इसमें सुपर इम्पोज होगी 4 cos 5x माइनस 0.5। अब देखिए ये जो वेव है ये इन दो वेव का सुपर इम्पोजिशन तो है, क्योंकि ये अपने आप में ट्रैवलिंग वेव है ना, और ये अपने आप में ट्रैवलिंग वेव है। लेकिन ये जो रिजल्टेंट निकलेगा ये स्टैंडिंग वेव नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बनती ही तब है जब एम्पलीट्यूड सेम हो, जो नहीं है। जब के सेम हो, चलो के तो के में सेम है ना, ओमेगा भी सेम है, लेकिन दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही है। भाई स्टैंडिंग वेव की सारी कंडीशन थोड़ी नहीं मैच कर रही है। चलो इनका के और ओमेगा एक सा है मान लिया, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है, तो और दोनों की एम्पलीट्यूड अलग अलग है। इनसे मिलने वाला कॉम्बिनेशन ये ट्रैवलिंग वेव ही होगा, ये तो ट्रैवलिंग वेव ही बनेगा। समझ में आ गया ये मेरा आर्गुमेंट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो कि ये ट्रैवलिंग वेव मतलब स्टैंडिंग वेव नहीं होगा। लास्ट ये बताइए y इक्वल टू cos kx sin t प्लस cos 2x sin 2t। देखो बेटा इसको देखो गौर से, ये स्टैंडिंग वेव है ना, यदि केवल इतना होता तो, और सेपरेटली ये भी स्टैंडिंग वेव है। तो स्टैंडिंग वेव प्लस स्टैंडिंग वेव का कॉम्बिनेशन ही स्टैंडिंग वेव होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे ये मैंने दिखा रहा था, ये यदि मैं इसमें उंगली करता जाऊं, इसमें कई सारी स्टैंडिंग वेव का कॉम्बिनेशन आ गया। ये मेरी उंगली करने के चक्कर में कई सारी, तो इंडिविजुअली ये स्टैंडिंग वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव प्लस स्टैंडिंग वेव कम्स टू अ कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडिंग वेव। तो बेटा इतना करिएगा, है ना, मेरी तरफ से स्ट्रिंग जो एनसीईआरटी में सिलेबस में है ना, वो आपका हो गया। अब केवल स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।